Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. I'll continue the class 9th history chapter 3rd, Nazism and rise of Hitler with a new topic political reconstruction. आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3rd कंटिन्यू करते हुए एक नेक्स्ट टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो की एंड द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन है ना कैसे जर्मनी अपना इकोनॉमिकल रिबिल्ड तो वो अपने आप को इकोनॉमिक जो उसका रिबिल्ड था वो तो कर ही चुका होता है पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन वो कैसे करता है ना कैसे अपनी राजनीतिक स्थितियों को थोड़ा सा सही करता है लाइन पर लाता है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. In the previous video, we had discussed that how had Hitler done economic recovery of Germany. We had seen the economic reconstruction of Germany. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कैसे जर्मनी अपना इकोनॉमिक रिकवरी यानी आर्थिक रूप से जो भी उसको लॉस हुए थे उसकी रिकवरी करता है उसकी भरपाई करता है ना. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हेल्मर सैक्स एंड हिज स्ट्रैटेजी. He had introduced German superhighways, full production, full work, state-funded work, etc. हेल्मर सैक्स ने इन सारी चीज़ों की बात की थी. उनकी क्या स्ट्रेटजी थी? इकोनॉमी को अगर सुधारना है तो उन्होंने नई प्लानिंग वो लेकर के आए. सुपर हाईवेज़ की बात की, फुल प्रोडक्शन यानी काम ज़्यादा लाओ और उत्पादन बढ़ाने की बात की, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने की बात की. और ये काम कैसा होगा? स्टेट फंडेड वर्क है ना. तो इन चीज़ों की प्लानिंग करके हेल्मर सैक्स आते हैं. In this video, we will discuss about that how had Hitler rebuilt political status of Germany. How had he brought political integration of his country. कैसे वो अपने देश को जो बिखरा पड़ा था राजनीतिक रूप से उसको कैसे इंटीग्रेट करता है, कैसे उसको सुधारता है. We'll know that how had Germany reconstruct itself under the strong leadership of Hitler. अब हम ये देखेंगे कि कैसे हिटलर के नेतृत्व में हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी अपने आप को एक स्ट्रांग नेशन के रूप में इस्टेब्लिश करना शुरू करता है पॉलिटिकली. ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अभी हम अपने आप को फोकस करेंगे कैसे जर्मनी का पॉलिटिकल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होता है. सो लुक हियर, हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन हिज फॉरेन पॉलिसी. देखो, एज वी नो दैट फॉरेन पॉलिसीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स which a country adopt to maintain the relationships with other countries. हम जानते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती हैं. किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो कुछ ऐसे नॉर्म्स, नियम, सिद्धांतों, थ्योरीज़ पर बंधी होती है जो एक कंट्री दूसरे देश से अपने रिश्तों को बनाने में, रिश्तों को मेंटेन करने में यूज़ करती है ना. This is actually the set of values, principles which a country adopt to maintain the relationship with other countries. Hitler also did the same. Hitler also modifies his foreign policy and got success. सक्सेस भी हुआ. उसने कुछ नई वो विदेश नीति की नई स्ट्रेटजीज लेके आया और जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ. ही टुक मेनी स्टेप्स टू रिबिल्ड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ जर्मनी है ना. उसने जर्मनी के पॉलिटिकल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए, बहुत सारे कदम उठाए. जैसे कौन कौन से स्टेप्स उठाता है वो? लुक हियर एट द फर्स्ट पॉइंट, पुल जर्मनी आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस 1933. सबसे पहला उसका एक्शन होता है कि देखो, लीग ऑफ नेशन क्या था? एक्चुअली लीग ऑफ नेशन वाज अ ग्रुप लाइक टुडेज यूनाइटेड नेशन है ना. जैसे आज यूनाइटेड नेशन है वैसे उन दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया ताकि आगे से कोई युद्ध ना हो. और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था. हाँ, हालांकि इतना पावरफुल नहीं था जितना कि हमारा यूएनओ है आज की डेट में, है ना. League of Nations was a group like United States, but not as powerful as UNO. Hitler pulled Germany out of League of Nations and made it independent. सबसे पहले हिटलर क्या करता है? सबसे पहला स्टेप वो ये उठाता है कि भैया अपने आप को पहले यूएनओ से बाहर लाओ ताकि ये जो अदर कंट्रीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर है हम इससे आज़ाद हो जाएं, है ना. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और ये वो उसको जो साइन करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि वो युद्ध में हारता है और एक नियम कानून से बंध जाता है. उसने कहा कि नहीं, हम तो उसने तो रूल ऑफ डिक्री ला के रखी हुई थी ना. मतलब बस पेपर पे लिखो जो हिटलर बोले वही रूल है, क्योंकि वो चांसलर था वहाँ का उस समय, है ना.
तो हिटलर ने सबसे पहला ये स्टेप उठाया कि पहले जर्मनी को इंडिपेंडेंट करो और बाकी नेशन का जो बाकी अदर कंट्रीज़ का यूरोपियन कंट्रीज़ का जो प्रेशर है उससे जर्मनी को हम पहले बाहर लाएं, है ना। तो ही पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन व्हेन इन द ईयर ऑफ 1933। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ही रीऑक्यूपाइड द रिनलैंड इन 1936। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद सबसे पहले वो अपने खोए हुए जो एरियाज थे उसको रिकैप्चर करने की कोशिश करता है। और आपको मैंने बताया था ना, फ्रांस हैड ऑक्यूपाइड द रू रीजन ऑफ जर्मनी अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विच वॉज प्लेस ऑफ फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फ्रांस ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का हवाला देते हुए जर्मनी का जो रूर रीजन जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा था तो उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। हिटलर ने क्या किया, हिटलर रिकैप्चर्ड द रिनलैंड इन 1936। 1936 में फ्रांस से हिटलर वापस अपनी रिनलैंड को छीन लाते हैं। ठीक है भाई, अभी तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। फिर क्या करता है उसने मतलब अपना एम्पायर बढ़ाने की बोला, भाई पॉलिटिकली अगर हमें स्ट्रांग होना है तो हमें हमारी खोई हुई चीज़ों को वापस लाना होगा, देश की सीमा को स्ट्रांग करना होगा, बढ़ाना होगा। क्या करता है वो, ग्रेजुअली हिटलर अडॉप्टेड द एग्रेसिव प्रोपेगेंडा। धीरे धीरे वो एग्रेसिव होना शुरू करता है ना। इन 1938 ही हैड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी एंड गिवन अ स्लोगन, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। 1938 में वो एक स्लोगन लेके आता है कि एक ही राज्य, एक साम्राज्य होगा, उसके जब सब जगह के नागरिक एक हैं तो एक ही साम्राज्य के अंतर्गत होंगे, वन एम्पायर के अंतर्गत होंगे और उनका लीडर भी एक ही होगा, है ना। और 1938 में वो ऑस्ट्रिया और हंगरी को जर्मनी में मर्ज कर देता है, ऑस्ट्रिया को, सॉरी। इन दिस वे ही हैड रीऑक्यूपाइड ऑस्ट्रिया, और इस तरीके से वो ऑस्ट्रिया जो उसने खो दिया था उसको वापस लेके आता। ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म भी हुआ था, मैंने आपको बताया भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ही कैप्चर्ड जर्मन स्पीकिंग सुडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। अब ये क्या है, देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हिटलर आगे बढ़ना शुरू करता है। इन चेकोस्लोवाकिया देयर वाज एन एरिया नेम्ड सुडेनलैंड where there large number of German speakers lived and they supported Hitler. Then Hitler also captured that area and merged it with Germany. हिटलर क्या करता है, चेकोस्लोवाकिया में एक एरिया होता है सुडेनलैंड का जहाँ पे मैक्सिमम जर्मन स्पीकर होते हैं, और जर्मन स्पीकर जो होंगे जाहिर सी बात है वो हिटलर को सपोर्ट करेंगे, वो जर्मनी का भला चाहेंगे। तो हिटलर क्या करता है, उस सुडेनलैंड के एरिया को कैप्चर कर लेता है, उसको जर्मनी में मर्ज कर देता है। तो इन दिस वे ही अडॉप्टेड एग्रेसिव मेथड एंड डन द इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, है ना। इस तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे वो एग्रेसिव होता जाता है, पावरफुल होता जाता है और पॉलिटिकली जर्मनी का एरिया जो है साम्राज्य बढ़ाता जाता है, और जर्मनी से जो उसकी जो चीज़ें छूट गई थी, जो बिखर गई थी, उसको वापस समेटने की कोशिश करता है और जर्मनी का इंटीग्रेशन करने की कोशिश करता है। रूर रीजन को ले लेता है, ऑस्ट्रिया को मिला देता है, सुडेनलैंड पे कब्जा कर लेता है ना। तो नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, है ना, कि भाई बाकी दुनिया के देश क्या कर रहे थे जब हिटलर इतना कुछ कर रहा था, तो बाकी दुनिया के देश क्या हाथ में हाथ धरे बैठे थे। इसका आंसर आपको अब मिलेगा। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, वाई इंग्लैंड एंड अदर पावर वर अलाइंग ऑल दिस, है ना। ये हम भी सोच रहे भाई इंग्लैंड भी तो उस समय बड़ा पावर में था, तो जगह जगह एशियन कंट्रीज़ में और यहाँ वहाँ अपनी कॉलोनीज़ बना रहा था, तो वो इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहा था। देखिए एक पॉइंट और आता है इससे लगा हुआ, इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर बिकॉज दे कंसिडर्ड वर्साइल्स वर्डिक्ट टू हार्श। देखिए other countries of the world were neutral to Germany and there was indirect support from them to Hitler as they thought that the Treaty of Versailles was a harsh and unjustful for Germany. दुनिया के बाकी देश जो होते हैं वो इंग्लैंड था या अदर जो कंट्रीज़ थी, वो क्या कर रही थी, वो हिटलर को मॉरल सपोर्ट तो नहीं कर रही थी डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रही थी। कैसे, उन्होंने
जब जर्मनी इतना कुछ ऑक्यूपाई कर रहा था, लगातार जगह जगह अपने एरियाज़ को कैप्चर कर रहा था या इंटीग्रेशन कर रहा था अपना पॉलिटिकल, तो वो कंट्रीज़ जो थी वो न्यूट्रल रहीं, उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी मन में था कि नहीं भाई, जर्मनी के साथ तो वास्तव में ट्रीटी ऑफ वर्साइज जो हुई वो बड़ी हार्श ट्रीटी थी, बड़ी ही इनजस्टिसफुल थी, तो भाई इतना तो जायज़ है ना। तो इन दिस वे ग्रेजुअली हिटलर रिकंस्ट्रक्टेड जर्मनी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हिटलर जो है वो रिकंस्ट्रक्शन करता है, रीबिल्ड करता है जर्मनी का, आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही तरीके से, है ना। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट हाउ द जर्मनी रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली, आपसे एग्जाम में आपके पूछ भी सकता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछता है और कभी 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। In next video, we'll discuss about the Second World War and the downfall of Germany. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे और कैसे फिर जर्मनी का डाउनफॉल शुरू होता है ये भी पढ़ेंगे, है ना। इसको भी हम 2 पार्ट में डाल करके पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो. Yes, don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.